नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। देवभूमि की आस, विपक्ष बजट से निराश। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सदन में बजट पेश किया और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया और वित्त मंत्री के रूप में ये उनका छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट था, यानी कि अंतरिम बजट। उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों को इस बजट से काफी उम्मीदें थी। वहीं सरकार ने इनकम टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं किया, जिससे लोगों में मायूसी है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि साल 2047 तक भारत विकसित बन जाएगा और इसके साथ ही आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष कर की दरों को में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। और वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 2024 और 25 में राजकोषीय घाटा यानी कि जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट की जमकर सराहना करते हुए कहा है कि यह बजट अंतरिम बजट तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये समावेशी और इनोवेटिव भी है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान और सभी को सशक्त करेगा। इसके साथ ही ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का ये बजट है। विपक्ष ने मोदी सरकार के इस बजट को बेहद निराशाजनक बताया है, जबकि सत्ता पक्ष ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये बजट आम जनता के हित में है, उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है और देश के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। आम जनता और उत्तराखंड में पक्ष विपक्ष के नेताओं का इस बजट को लेकर क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनाते हैं। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सदन में अंतरिम बजट पेश की। सरकार के इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें थी। माना जा रहा था कि चुनाव से पहले सरकार इस बजट के सहारे लोक लुभावन फैसले लेगी, लेकिन सदन में पेश किए गए इस बजट में ना तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया और ना ही कोई बड़ी घोषणाएं देखने को मिली। वहीं उत्तराखंड की आम जनता की माने तो सरकार के इस बजट से जनता के हाथ निराशा लगी है। एक आम आदमी को बजट में बेसिकली चाहिए थोड़ा सा टैक्स में रिलैक्सेशन मिले, वो सेंट्रल और प्लस हेल्थ और एजुकेशन पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा सा आए, जिसको लोकल बॉडीज को मिले। इंश्योरेंस अप टू 10,000 हाउस होल्ड को मिलना चाहिए। हाउस होल्ड आइटम्स, सिलेंडर वगैरह, वो सब में थोड़ा सा टैक्स वो कम करना चाहिए। ये बोलूँगा कि सरकार के पास बजट तो बहुत है, पर वो बजट को अगर सही जगह यूज़ किया जाए, जैसे लघु उद्योगों में यूज़ किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर वो है कि स्वरोजगार के उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाए। आज के टाइम में युवाओं को पता नहीं है कि स्वरोजगार के टाइम में भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है पैसा खर्च करने के लिए गवर्नमेंट का, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो उन्हें नहीं पता है आज के टाइम में। तो वो अगर गवर्नमेंट का अच्छा यूज़ करके बहुत सारी फैसिलिटीज़ यूज़ की जा सकती है। युवाएं आज के टाइम में अच्छा वो दे सकते हैं, अपना अच्छा समर्थन दे सकते हैं अपना, उसमें स्वरोजगार से लेके हर चीज़ से लेके अगर नौकरी ना भी करना चाहें आज के टाइम में तो ये चीज़ है कि स्वरोजगार आज के टाइम में बहुत अच्छा वो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट की जमकर सराहना करते हुए कहा कि ये बजट अंतरिम बजट तो है, लेकिन ये समावेशी और इनोवेटिव भी है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। इसके साथ ही ये बजट देश में भविष्य के निर्माण का बजट है। वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार के इस बजट को बेहद निराशाजनक बताया है, जबकि सत्ता पक्ष ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये बजट आम जनता की सभी उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है। देश के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
देखिए, जो बजट आज निर्मला सीतारमण जी ने देश की लोकसभा में पेश किया वो घोर निराशाजनक बजट है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस बजट से थी कि महंगाई से जो है कुछ राहत मिलेगी, बच्चों को कुछ रोजगार के लिए नई राह निकलेगी, जो है रुके हुए विकास के पहिए शायद आगे बढ़ेंगे, टैक्स स्लैब में कुछ जो है मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। लेकिन हर किसी को जो है निराश होना पड़ा, क्योंकि बजट में किसी के लिए भी कुछ नहीं था। और उल्टे आज जो है कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, और जो गैस में छूट की उम्मीद लोगों को थी, जो पेट्रोल डीजल में राहत की उम्मीद थी, वो भी लोगों को नहीं मिली। क्योंकि जो है वर्ल्ड बैंक पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है, क्योंकि देश पे जो कर्ज का बोझ है वो लिमिट को जो है क्रॉस करने वाला है। देश का आज बजट प्रस्तुत हुआ है, अंतरिम बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में और अपने वित्त मंत्री जी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया बजट है, ये एक ऐतिहासिक बजट है। ये गरीब कल्याण के लिए समर्पित बजट है। ये मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए, उनके वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए, उनकी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए बजट है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले पेश किए गए इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें थी। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार लोक लुभावन घोषणाएं कर जनता को खुश करने का प्रयास करेगी। हालांकि सरकार की इस बजट से आम जनता को निराशा हाथ लगी है, जबकि सरकार का दावा है कि ये बजट देश के विकास में अहम योगदान निभाएगा। सरकार का कहना है कि साल 2047 तक भारत विकसित बन जाएगा। वहीं सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने की बजट में भी कोशिश की है। देखना ये होगा कि पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड इससे कितना लाभ ले पाता है। के न्यूज़ के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज चर्चा इस बात को लेकर, क्योंकि सत्ता पक्ष का ये मानना है जो बजट पेश किया गया ये आम जनमानस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। 2047 विकसित भारत के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण बजट है, और ये 4 स्तंभ जो विकसित भारत को और मजबूती प्रदान करेंगे, इस लिहाज से भी ये बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन इसको लेकर जो विपक्ष है वो असंतुष्ट नजर आ रहा है। उसका ये मानना है कि एक तरीके से जो आम जनमानस है उसके लिहाज से या उसके लिए कुछ भी खास इस बजट में नहीं है। जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, या जिन्हें उम्मीदें थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी होगी, आने वाले समय में महंगाई से निजात मिलेगी, या फिर शिक्षा जो एजुकेशन आज की इतनी महंगी हो चली है उसमें कुछ रियायतें देखने को मिलेंगी। फिलहाल ये मिली जुली प्रतिक्रियाएं आम जनमानस की भी निकलकर सामने आ रही हैं, और कुछ को तो बजट जो है वो समझ में भी नहीं आया। आपको बता दें कि 2019 का जो बजट रहा वो भी किसान योजना की शुरुआत तब की गई थी। अंतरिम बजट 2019 के बाद से ये 2024 का बजट सामने आया है। इसी को लेकर देवभूमि के दंगल में हम चर्चा करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। मंजू त्रिपाठी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही राजू मौर्य हैं, आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गिरधर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं विपक्ष से, कांग्रेस से प्रवक्ता से, मंजू त्रिपाठी से। मंजू त्रिपाठी जी, विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है ऐसा बजट से। देखिए यशी जी, बजट आप देख ही रहे कि अंतरिम बजट जो है इसमें जो विकास का पहिया था वो आगे बढ़ने की जगह बिल्कुल धंस गया है इनके हिसाब से। और मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो वही वाली बात है ना कि बजट में है कुछ भी नहीं। इनकम टैक्स जो स्लैब है उसमें कोई छूट नहीं है, कुछ नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें करने इनको आता ही है कि युवा, गरीब और महिला, इन सबको ठगने के अलावा और कोई बजट में कोई दम ही नहीं। किस लिहाज से छूट होनी चाहिए इनकम टैक्स स्लैब में और नहीं दी गई है? हाँ जी यशी जी बोलिए। मंजू जी, मेरा नाम सोनी चौहान है, और ये मेरा सवाल आपसे यही है कि
इनकम टैक्स स्लैब में आपने कहा छूट नहीं दी गई है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कितनी छूट मिलनी चाहिए थी जो नहीं दी गई है। बिल्कुल किसी प्रकार का कुछ भी कोई छूट ही नहीं दी गई है कि मतलब गरीबों को कोई फायदा हो, महिलाओं को कोई फायदा, किसी भी वर्ग हो, मध्यम वर्ग वहीं का वहीं रह गया है। तो इस तरह से कोई बदलाव ही नहीं किया गया है। कॉमर्शियल आप देखिए ना कि राजस्थान में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, तो इन्होंने बड़े लुभावने योजनाएं बोले कि हाँ हमारी सरकार आने दीजिए तो हम 450, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 500 का गैस सिलेंडर तो हम 450 में ही देंगे। लेकिन क्या आज तक दिया? लाडली बहन योजना, वो भी मैंने कहा ना कि विकास का पहिया आगे बढ़ने की जगह, पीछे हटने की जगह बिल्कुल धंस गया है इस गवर्नमेंट में। खाली बातों के अलावा, चिकनी चुपड़ी बातों के अलावा, ये निर्मला सीतारमण जी से हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब लहसुन प्याज के दाम बढ़े थे तो उन्होंने कहा मैं तो लहसुन प्याज ही नहीं खाती हूँ। तो उनको आम जनता से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं लोकसभा में उन्होंने जो, हालांकि विपक्ष का यानी कि मंजू त्रिपाठी जी, आपका ये मानना है कि आम जनमानस के हित में ये बजट नहीं है फिलहाल। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, आम आदमी से राजू मौर्य जी हैं, आपकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस बजट को लेकर कि क्या इस बजट को आप किस नजरिए से देख रहे हैं। 2047 तक का जो विकसित भारत के संबंध में कहा जाए इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये बजट है, जो इकोनॉमिक को आर्थिक दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है। आप क्या देख पा रहे हैं? जो भारत सरकार ने बजट पेश किया है, कर रही है, जो बजट आखिरी पेश करने जा रहे हैं, तो ये 47 के लिहाज से तो शून्य है, जीरो है। जिस बजट से एजुकेशन और हेल्थ के लिए क्या ही मुख्य रूप से गायब हो जाए, मैं गायब ही कहूंगा, जिसके लिए कोई विशेष बजट ना किया गया हो, व्यवस्था ना की गई हो, तो उस बजट को आप कितना अच्छा मान सकते हैं आने वाले टाइम के लिए या विकसित देश के लिए। विकसित देश की पहली रीढ़ होती है एजुकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन मॉडल नहीं है, अगर आप एक देश के अंदर शिक्षा में भेदभाव करते हैं, गरीब के बच्चे को अलग शिक्षा पद्धति देते हैं और अमीर के बच्चे को अलग शिक्षा पद्धति देते हैं, तो ऐसे में आपका देश विकसित कभी हो ही नहीं सकता। जब तक हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एक शिक्षा प्रणाली नहीं होगी, एक पद्धति नहीं होगी, तब तक हिंदुस्तान का विकसित होना संभव नहीं है। दूसरी बात, हेल्थ, हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिले, सुविधाएं मिले। और उत्तराखंड की और पर्वतीय राज्यों की बात करूं तो इतना बुरा हाल है कि इन पर्वतीय राज्यों में दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, और उन हॉस्पिटल्स का बजट भी सेंट्रल के बजट से गायब नजर आता है। यानी कोई बात ही नहीं करता कि जो पहाड़, जो पर्वतीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग, उत्तराखंड के लोग पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, यहाँ के सिपाही हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, उनके बच्चे जो पहाड़ों पर रहते हैं, उनके परिवार जो पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए ना तो आपने अच्छे स्कूल बनाए हैं, ना उनके लिए आपने अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दी हैं। तो जिस बजट के अंदर से मुख्य रूप से यही गायब हो जाएंगी, तो वो बजट कितना निराशाजनक हो सकता है वो अपने आप में बयां होता है। दूसरी बात, जो महिला, यानी कि आप बात करते हैं मातृ शक्ति की, आप बात करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मातृ शक्ति के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आपने उस महिला की जेब को हल्का करने के लिए कुछ नहीं किया इस बजट में। क्या आपको सब्सिडी बढ़ानी चाहिए थी कि नहीं बढ़ानी चाहिए थी? जो गैस पर पहले मिलती थी, यानी आप 2014 से पहले की सब्सिडी देखिए गैस पर मिलने वाली, और आज की सब्सिडी देखिए, तो आप एटलीस्ट थोड़ी सी राहत दे सकते थे उसके अंदर, कि महिलाओं की रसोई के खर्च में थोड़ी राहत मिल जाए। आपने अंग्रेजों से के सरकार के कार्यकाल में भी, जब अंग्रेजों का शासन था, तब भी दूध आटे पर टैक्स नहीं लगा, आपने उसको भी टैक्स में शामिल कर लिया। तो आपको उस पर राहत ही दे देते कम से कम, कि चलो कुछ राहत मिल जाए आम आदमी को। तो ऐसे में इस बजट की अगर हम बात करते हैं, तो बातों और कागज को काला करने के अलावा इसमें कुछ नहीं हुआ है। ये बजट घोर निराशाजनक है। बिल्कुल राजू मौर्य जी, आपके भी हिसाब से ये बजट जो है वो शून्य है, यानी कि आम जनमानस के हित में इस बजट में कुछ भी नहीं है। हमारे साथ मनोज ध्यानी जी भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, कुंवर जपेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गिरधर शर्मा जी का रुख करेंगे, इसके बाद मनोज ध्यानी जी का रुख करेंगे। गिरधर शर्मा जी, आपको कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि 2019 का जो अंतरिम बजट था उसके बाद अब 2024 का ये बजट सामने आया है, और सत्ता पक्ष का ये मानना है कि 4 स्तंभ विकसित भारत के उन्होंने महिला, युवा, गरीब
और किसान, इन लोगों के लिहाज से इसे बेहतर बताया है? क्या बेहतरी नजर आ रही है आपको? देखिए, जो पानी का गिलास जब आधा भरा होता है तो विपक्ष को तो आधा खाली दिखाई देगा, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्हें आधा भरा दिखाई देगा। मेरा जो इसमें बजट के रूप में जो मेरा मानना है वो ये है कि ये बजट जो मेन उन्होंने फोकस किया वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब 1 लाख करोड़ जो इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो पैसा अभी तक इस बजट में दिखाई दे रहा है वो आत्मनिर्भरता की तरफ दिखाई दे रहा है। अगर हमारा रिसर्च बहुत अच्छा हो जाए, हमारा रिसर्च अगर हम लोग बहुत किसी भी परिप्रेक्ष्य में, चाहे रेल में हो, चाहे मोबाइल के क्षेत्र में हो, चाहे हथियार के क्षेत्र में हो, अगर या किसी भी क्षेत्र में, पेट्रोल के क्षेत्र में, जिसमें कि हम पेट्रोल को छोड़कर अब और स्थिति में जा रहे हैं, पेट्रोलियम के स्थान पर जैसे नाइट्रोजन गैस के ऊपर या बैटरी के ऊपर या सोलर के ऊपर जा रहे हैं। इसमें जितने ज्यादा रिसर्च उसी को फोकस किया गया, उससे क्या होगा कि हम जो विदेशी तकनीकी है उसको हम नहीं खरीदेंगे और हम अपनी तकनीक से नए डेवलपमेंट पैदा करेंगे, और नए जो बच्चे होंगे वो उन चीजों को ज्यादा, या दवाई के क्षेत्र में भी जो मतलब रिसर्च तो हर क्षेत्र में होती है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा पैसा इस बजट में दिया गया है। मैं सोचता हूं कि ये फोकस मेन इसी पर है। हाँ, अगर जैसे विपक्ष का मानना है, मेरा बिल्कुल सही मानना है कि भाई अगर पेट्रोल में छूट दी जाती है ना, गैस में छूट दी जाती, रसोई गैस में छूट दी जाती तो और अच्छा बेहतर होता। अगर ये छूट दी जाती, देनी भी चाहिए थी, वैसे दे भी सकते थे, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि ये चुनावी बजट है, ये भाषण का बजट है। ये चलिए आगे चुनावी बजट पर भी बात करेंगे कि क्या ये 2024 की राह को आसान बनाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है या नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई इस बजट को लेकर गिरधर जी, चाहे हम महिलाओं का जिक्र करें, युवाओं को रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, 7 लाख ईयरली जो इनकम होगी उस पर कर नहीं देना होगा, यानी कि टैक्स पे नहीं करना होगा, 3 रेलवे कॉरिडोर का जिक्र किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जाएगी, किसानों के लिए भी 300 यूनिट बिजली फ्री, ये तमाम ऐसी चीजें लाई गई। अब आम जनता की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो ये कि भाई गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है वो महंगा हो रखा है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई चरम पर है, रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं वो सस्ती होनी चाहिए थी, वो इस नजरिए से देख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो बजट है ना, ये अभी आप देखना, अभी जो अब जब चुनाव होंगे और इससे पहले जो अभी 1-2 दिन बाद आप देखना, ये कहा जाएगा कि भाई हम पूरे 5 वर्ष काम करते हैं, हम सिर्फ आखिरी 5वें वर्ष के बजट पे हम ये दिखाएं कि हमने ये छूट दे दी, हमें वोट दे दो, या ये छूट दे दी। वो ये शो करना चाहते हैं कि हम पूरे 5 वर्ष काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम आखिरी वर्ष में ही क्यों ऐसा बजट में दिखाएं कि हम जो है ये करेंगे या वो करेंगे। वो ये कॉन्फिडेंस पैदा मतलब कर रहे हैं। लोक लुभावन माना जा रहा था, लेकिन लोक लुभावन नहीं निकलकर सामने आया, ये कहा जा सकता है। नहीं है, लोक लुभावन नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट, मैं बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, ये मेरा सोच है कि बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमें लोग लुभावन बजट की जरूरत नहीं दिखाना, और हम पूरे 5 वर्ष की काम करते हैं, पूरे 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं, चाहे फ्री राशन हो, चाहे अभी इसमें आपने देखा होगा आंगनबाड़ी और आशा बहनों के लिए आयुष्मान योजना के तहत उन्हें जोड़ दिया गया है। मतलब उन्हें भी सरकारी पदाधिकारी मान लिया गया है, कि सरकारी कर्मचारी मान लिया है कि आपको भी हम आयुष्मान योजना के तहत उनको जोड़ रहे हैं। तो ये महिलाओं के लिए, उत्तराखंड के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ की गरीब जितने भी हैं वो आयुष्मान से जुड़ी हुई हैं, या आशा बहनें हैं, आशा वर्कर हैं, हमारे यहाँ हैं आंगनबाड़ी वर्कर, तो वो महिलाओं के लिए भी ऐसा नहीं है कि नहीं सोचा है उन्हें, और उसी में ही सशक्त बनाने का एक प्रयास नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गिरधर जी वापस लौटेंगे, रिएक्शन ले लेते हैं गिरधर जी का। राजनीतिक विश्लेषक जो जुड़े हुए हैं, मनोज ध्यानी जी, माफ कीजिएगा मनोज ध्यानी जी, आपका ओपिनियन क्या कहता है इस बजट को 2019 से लेकर आज 2024 का ये बजट जो सामने आया, क्या कुछ अंतर आप देख पा रहे हैं? सोनी जी, जो इस बजट में हालांकि मैंने अभी पूरी डीपली इसको अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन जो मोटा मोटा जितना हिसाब किताब लगाया तो कुछ चीजें समझ आ रही हैं और कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। मसलन अगर मैं
बजट को पकड़ूं तो बजट में जो रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि बजट होता है पैसा, जो राष्ट्र का पैसा है, कितना हाथ में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और कैसे उसे खर्च किया जाएगा, ये है बजट का मूल सिद्धांत। हालांकि बजट के और जो पूरा वित्तीय वर्ष का जो कार्यकाल होता है उसमें कहीं पर भी बजट को पे एनालाइज कर उस पे जो चेंजेस हैं वो भी की जा सकती हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, FY24 फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो रेवेन्यू रिसिप्ट बताई गई है कि जो सरकार को आय हो रही है वो है 30.03 लाख करोड़, और FY25 के लिए ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहा हूं मैं कि नेट कितना आया हुआ सरकार को, और FY25 के लिए अगर देखें, फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए अगर जो ग्रॉस रिसिप्ट का जो टारगेट है वो है 26.02 लाख करोड़। ये 4 लाख करोड़ के आसपास क्यों गिरा है, ये बहुत सोचनीय विषय है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट नीचे की ओर जा रही है जबकि इसे बढ़ना चाहिए था। क्या कहां से आय घट रही है, इसको समझने की है। शायद इसलिए भी हो रहा है कि सरकार ने शायद पहले एस्टिमेट लगाया होगा, जैसे कि इनकम टैक्स में उन्होंने रेमिशन दी है 25,000 तक रुपया तक जिनका देनदारी थी, इनकम टैक्स को देना था, या 10,000 रुपए तक का था वर्ष 2010-11 के आसपास का तक का, तो उसको रेमिशन के कारण वो शायद सरकार का बहुत सारा पैसा जो है मेरे को लगता है वो रिसिप्ट में जीरो की ओर चला गया है। तो 4 लाख करोड़ रुपया कम पैसा आ रहा है। अब सरकार ये कह रही है, माननीय वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे और इसको हम 11.1% बढ़ाएंगे, और जो कि 11.11 लाख करोड़ होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाह रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए तो आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़नी चाहिए। तो आप 11.11 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा पा रहे हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना आवश्यक है क्योंकि इसी से इकोनॉमी में फंड्स पंप इन होते हैं और इसी से रोजगार सृजित होते हैं। तो आप करना तो अच्छा जा रहे हो, लेकिन रिसिप्ट्स के बारे में आप बिल्कुल गोलमोल हैं। ये एक बड़ा अजीब सा इत्तेफाक जो इस बजट में दिख रहा है। अब फाइनेंशियल बोरोविंग्स की अगर हम बात कर लें, जो एक्सटर्नल बोरोविंग्स जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल जपेन जी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपका रुख करेंगे, और वाकई रेवेन्यू को लेकर जो अहम पॉइंट रखे हैं यहाँ पर मनोज ध्यानी जी ने, ये इनका विश्लेषण है और ये सही है एक तरीके से। इस पर पॉइंट ऑफ व्यू आपका भी निकलकर सामने आना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वापस आ रहे हैं, देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं बजट को लेकर, जो आज अंतरिम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया और कुछ अहम चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। आम जनमानस का ये मानना है कि उसके हित में फिलहाल ये बजट नहीं है और विपक्ष का भी यही मानना है। इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। रुख कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता का कुंवर जपेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। जपेंद्र जी, आपका रुख करेंगे। फिलहाल बजट को लेकर विपक्ष जो है वो असंतुष्ट नजर आ रहा है, और मनोज ध्यानी जी की भी बात आपने बखूबी सुनी होगी, विपक्ष की भी बात बखूबी सुनी होगी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने गिरधर जी की भी बात सुनी होगी। देखिए, पहले तो ये अंतरिम बजट है और दूसरा इस बजट में रिसर्च एंड रिफॉर्म्स के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया गया है। ठीक है, कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके ऊपर भी निरंतर सरकार ने काम किया है, कदम आगे बढ़ाए हैं, उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं।
अगर इस अंतरिम बजट में चुनाव सामने हैं हमारे, अगर बहुत लोभ को लुभावन और जनता को अत्यधिक लाभ की घोषणाएं इसी में कर दी जाती तो विपक्ष सबसे ज्यादा देश के अंदर हल्ला मचाता कि देखिए चुनाव के दृष्टिगत चुनावी लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बजट बना के दे दिया। तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया कि हमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना है, रिसर्च को लेके डेफिनेटली बहुत अच्छा कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। और अंतरिम बजट के बाद आगे का समय जो है डेफिनेटली लोगों की जो और हमसे अपेक्षाएं हैं उनके अंतर्गत काम होने हैं, उन्हें बहुत सी चीजों में रेट्स के ऊपर भी काम होना है, बाकी सब होना है। लेकिन आपने कहा रिफॉर्म में परफॉर्म कैसे होगा? रिफॉर्म बजट है तो इसमें कैसे परफॉर्म किया जाएगा? किस तरीके से आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर इसे देखा जाए, इकोनॉमी के लिहाज से भी देखा जाए तो कैसे परफॉर्मेंस रहेगी, क्या कैसे मजबूती मिलेगी, इस पर भी थोड़ा सा। कंट्री में 2014 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, डेवलपमेंट को लेके हो, कनेक्टिविटी को लेके हो, या हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए जो प्रयास किए गए। आज हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी के ऊपर आके खड़े हो गए हैं। और जो अगर हम एक इंटरनेशनल सिनेरियो को लेके चले तो जो एक भारत का G20 में जब हमने प्रतिनिधित्व करा और उसके बाद जो हमारा मिडिल ईस्ट और इंडिया और यूरोप को लेके जो एक हमारा ट्रेड का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है तो डेफिनेटली वो एक मील का पत्थर साबित होने वाला है पूरे विश्व में, और उसका क्रेडिट भी भारत को जाएगा और उसके आर्थिक लाभ अत्यधिक भारत की झोली में भी आने वाले हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर हम बात करें तो समय कम पड़ जाएगा। इतने बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां रिफॉर्म्स को लेके भारत हमेशा आगे बढ़ा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। तो वो सब चीजें हम लोगों के सामने हैं और उसी के दृष्टिगत जो विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने की तरफ जो सरकार के कदम बढ़े हैं तो उसके लिए रिसर्च और रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा रोल है। उसमें रिसर्च के ऊपर बहुत बड़ा फोकस किया जा रहा है और आम जनमानस को सुविधाएं देने की। आपकी ही बात से वो 3 बड़ी बातें आप बता दीजिए जो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगी। देखिए G20 को अगर हमने देखा है कि G20 का प्रतिनिधित्व जहां जिस G20 के लिए भारत सदस्यता के लिए तरस जाता था वहां हमने उसका प्रतिनिधित्व किया, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को हमने आकर्षित करा और आज भारत विश्व के अंदर सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट हब बन के उभरा है। और एक जो हमने ट्रेड कॉरिडोर को लेकर जो प्रयास भारत ने शुरू करा जिसमें पूरा मिडिल एशिया, भारत और यूरोप को जोड़ के एक जो हमारा कॉरिडोर के ऊपर हमारा स्टार्ट हुआ है तो उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है आने वाले समय में वो भारत की ही झोली में आना है और डेफिनेटली यूएसए भी उसका पार्ट है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने में और भरोसा दिलाने में भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कामयाब हुई है, उसी के नतीजे हैं कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पूरी दुनिया की नामी गिरामी कंपनियां आज भारत के साथ, सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो डेफिनेटली 5वीं अर्थव्यवस्था के साथ ये सरकार का प्रयास है कि अगले 5 वर्षों में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाएं और हमें पूरा विश्वास है कि भारत विकसित। फिलहाल विपक्ष ये मान रहा है कि जो विकास का पहिया है वो जाम हो गया है। देखिए विपक्ष का पहिया तो जाम हो ही गया है। अगर विपक्ष को अपना पहिया जाम होने में देश का पहिया जाम होता हुआ नजर आ रहा है तो ये विपक्ष की सोच है, लेकिन देश का पहिया खूब तेजी से दौड़ रहा है। देश का हर मानव, हर वर्ग, चाहे आज हमने देश के अंदर इतनी बड़ी क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 4 जातियां निवास करती हैं, युवा, किसान, बेरोजगार और महिलाएं। और अब इन 4 वर्गों के लिए काम होना है और इन 4 वर्गों के साथ ही देश की प्रगति के और देश के जो एक विकसित भारत के द्वार हैं इन्हीं के साथ खुलने चाहिए। चलिए
हमारे साथ राजू मौर्य जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये कुछ कहना भी चाह रहे हैं और साथ ही जैसा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये समावेशी है। जी राजू जी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे बड़े भाई जपेंद्र जी ने बहुत अच्छे से सरकार का पक्ष रखा, लेकिन दुख होता है इस बात को सोच करके कि इतने बड़े बजट में हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ भी नहीं। आखिर सरकार कब सोचेगी कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम इलाकों में अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल होने चाहिए। मैं इसलिए इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई युवा और महिला, ये दो लोगों को रखा है 4 स्तंभ, एक युवा और बिल्कुल, महिला, युवा और किसान और गरीब। तो मैं तो पहले मैं तो उत्तराखंड की बात करूं तो जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, जो प्रसव के दौरान उनकी जान चली जाती है। एक किस्सा नहीं है, हजारों किस्से होते हैं हर साल, लेकिन अच्छे अस्पताल नहीं बना पा रहे। भाई क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्या आपका बजट खोखला है, दिखावटी है, कि आप एक पहाड़ पर एक हाई सेंटर हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे हो? मैं इतने सालों से डिबेट कर रहा हूं, तमाम टीवी इस पे डिबेट कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता मुझे ये नहीं बता पाया कि आखिर पर्वतीय क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में आप हाई सेंटर हॉस्पिटल क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्या कमी है? क्या सोच की कमी है, पैसे की कमी है, या आप करना नहीं चाहते हो, या आपने उत्तराखंड केवल तराई मैदानी क्षेत्रों के लिए बनाया है, आपके एजेंडे में पहाड़ है ही नहीं? तो ये एक बड़ा सवाल है, क्यों आप ये तो नहीं कहा जा सकता राजू जी, इसलिए क्योंकि ये देवभूमि जो है, प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि ये मेरे दिल के बेहद करीब है। स्मार्ट सिटी योजना भी चलाई गई, उसको लेकर भी लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं। जपेंद्र जी इस बात का जवाब दीजिए। हमारे को स्मार्ट पहाड़ चाहिए, स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। देहरादून पहले ही बहुत स्मार्ट है। हमारे प्रवक्ता साथी उत्तराखंड को लेकर चिंतित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। जपेंद्र जी ये बात मानते हैं आप? क्यों नहीं हुई? पहाड़ी क्षेत्रों का अगर जिक्र करें, जो दुर्गम क्षेत्र हैं, प्रदेश के बजट में शिक्षा, प्रदेश के बजट में शिक्षा और जिलों के अंदर राज्य सरकार पहले ही देखें, वहां हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल्स को लेके और बहुत डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स को लेकर सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और वो प्रयास सफल भी हुए हैं। ये एक प्रदेश का मुद्दा है। तो प्रदेश के मुद्दे के ऊपर राज्य सरकार के पास ना तो फंड की कमी है, राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसके साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के पास बजट की कमी नहीं है और राज्य सरकार काम कर रही है। हाँ, अगर आपको कहीं किसी क्षेत्र में ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी कमी रह गई है तो आप बता सकते हैं, निरंतर वहां पे उसमें सुधार किया जाएगा और आपकी इच्छा के अनुरूप उसे। चलिए राजू मौर्य जी, मौका है आप जपेंद्र जी को बता दीजिए कि पहाड़ी क्षेत्र के वो कौन से दुर्गम इलाके हैं जो अभी भी विकास से कोसों दूर हैं। मैं सरकार के प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हैं, तो मैं उनके संज्ञान में भी लाना चाहूंगा और सरकार जानती है इसको, भली भांति जानती है। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, पिथौरागढ़ कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इतने बड़े पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हाई सेंटर हॉस्पिटल नहीं है। उनको इलाज कराने के लिए जब कोई तबीयत अभी उसकी घोषणा हुई है, अभी पीछे उसकी घोषणा हुई है कि वहां पे वो बनाया जा रहा है। इतने सालों में घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं मिला हमको। उनको हल्द्वानी लाना पड़ता है, सुशीला तिवारी भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कोई घोषणा करते हैं तो हम चाहते हैं पूर्ण भी होती है। अच्छी हमारे को भी खुशी होती, हम भी चाहेंगे कि सरकार क्योंकि सबकी होती है, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार जनता की होती है। और ये जनता की सरकार जो जनता ने चुनी है, आपको मौका मिला है तो आप वो काम करके दिखाइए जिसकी आज पहाड़ के लोग जो रहे हैं। वो चाहते हैं कि उत्तरकाशी में भी बड़ा हाई सेंटर हॉस्पिटल हो, पिथौरागढ़ में भी हो, बस्तड़ी में भी हो, आपका कोश्यानी में भी हो। ये जो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, इतने खूबसूरत पहाड़ों को जब देखते हैं, लोग आते हैं घूमने के लिए, लेकिन उन पहाड़ की खूबसूरती के पीछे के नजारों को समझिए, उनकी पीड़ा को समझिए। उत्तराखंड राज्य बनने के पीछे की परिकल्पना को समझना होगा। चलिए मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद गिरधर शर्मा जी का रुख करेंगे। मंजू त्रिपाठी जी, महिलाओं को लेकर भी, अभी रोजगार को लेकर लगातार आप लोग सवाल उठाते रहे कि भाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पलायन बढ़ता जा रहा है। तो बेरोजगारी को ध्यान में रखकर भी, युवाओं को ध्यान में रखकर भी इस बजट में रखा गया है, रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा।
अरे सोनी जी, इस बार तो बजट में उत्तराखंड को तो झुनझुना देने का भी काम नहीं किया क्या? उनके लिए तो कोई प्रावधान ही नहीं है। महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में उनको क्या है, सब्सिडी में कोई छूट नहीं दी गई। कॉमर्शियल सिलेंडर जो गैस है उसमें बढ़ोतरी की गई है। और जो प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी डींग मारते हैं कि ये हमारे 4 स्तंभ हैं, युवा, गरीब और मंजू जी, किसान। आपको 2017 से लेकर 2018 के बेरोजगारी दर पता होगी कि कितनी रही होगी, उस 6% के आसपास समथिंग, आप खुद ही और देख लीजिए कि 6% से घटकर अब बेरोजगारी दर जो है, अगर हम 22 और 23 का जिक्र करें तो ये 3.2 समथिंग है। तो मानती हैं कि कहीं ना कहीं कमी आई है? बेरोजगारी दर घटी है, बढ़ी नहीं है, क्योंकि इस गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं ना, वो किसको इंक्लूड करने का कुछ वो नहीं। ये तो भीख मांगना और पकोड़े तलने को भी रोजगार कहते हैं। ये तो जो सरकारी योजनाएं थी, इन्होंने तो उत्तराखंड में अग्निवीर जैसी योजना ला के युवाओं के साथ छल करने का काम किया, जहां पर इनका एकमात्र सहारा सेना में जाना है। हर घर से एक सैनिक होता था। तो ये लोगों की योजनाएं खाली वारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं, आप बिना तैयारी के बैठ जाते हैं। आप बिना तैयारी के बैठते हैं। आप लोग खाली चिकनी बातें करते हैं भाई साहब। कैसे आप अपनी बताइए। आप खाली जो है 4 स्तंभ हो गए, एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं, स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं, आए दिन डिलीवरी रोड पे हो जाती है। चलिए, ठीक बात है। जपेन जी, आपका रुख करेंगे, तब आप अपनी बात को रखिएगा। मंजू जी हैं, और कांग्रेस अगर किसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है उस मुद्दे को ना मजबूती के साथ और एक ठोस रणनीति के साथ लेकर अगर आज आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है उसका बेनिफिट उसे मिलेगा ज़रूर। गिरधर शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं, किसान और युवा, किसानों को भी ध्यान में रखा गया, युवाओं को भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। और इससे पहले भी जो सरकार की कई योजनाएं सामने आई, आयुष्मान योजना का अगर जिक्र किया जाए, लेकिन आज की जरूरत क्या है? क्या उस जरूरत के लिहाज से यह बजट ठीक है, आम जनमानस के हित में है? देखिए, मैंने शुरू में कहा, और जैसे भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा कि ये अंतरिम बजट है, ये आम बजट नहीं है। जो अभी जैसे पूरा बजट प्रदेश वाइज होता है या पूरे देश के हिसाब से होता है, ये भी उत्तराखंड का भी इसलिए इसमें नाम नहीं है। और भी कोई उत्तर प्रदेश का या झारखंड का या किसी और प्रदेश का तो नाम नहीं था, किसी का भी नाम नहीं है, अंतरिम का नाम नहीं। ये अंतरिम बजट है। और इस बजट में आम जो मतलब आने वाला सिर्फ एक दृष्टिकोण डाला जाता है, इसमें बहुत ज्यादा इसको खुलासा नहीं किया जाता। खाली एक दृष्टिकोण होता है कि हमारा आने वाला जो बजट है वो कैसा होगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस स्टेट फॉरवर्ड बजट है, सीधा साधा बजट है, स्टेट फॉरवर्ड। इसमें बहुत लाग लपेट नहीं है, बहुत छल कपट नहीं है, बहुत ज्यादा छुपी हुई बातें नहीं है, बहुत ज्यादा रेवड़ी जैसी कोई बातें नहीं है, बहुत ज्यादा कह दिया जाए लालच देने वाला कोई बजट नहीं है। ये एक आम बजट, सपाट बजट, प्लेन बजट, बिल्कुल जैसे आम भाषा ना अच्छा ना बुरा, एवरेज बजट है। एवरेज बजट है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने जो है हमें लुभाने की कोशिश करी है या सरकार ने किसी को दबाने की कोशिश करी है। ये बिल्कुल एक वैसा बजट। गिरधर जी, यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, इस बजट में पूरे देश के लिए 2 करोड़ से ज्यादा जो है गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से घोषणा हुई है। तो वो 2 करोड़ उसमें उत्तराखंड को भी मिलेगा। लेकिन ठीक है, जब आम बजट आएगा तो उस आम बजट में राज्य के लिए भी बहुत कुछ होगा, और बिना बजट के भी राज्यों को केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत कुछ दिया जा रहा है। ठीक बात। मैं यही कह रहा हूं कि नहीं, आपकी बात अपने दृष्टिकोण से सही है, लेकिन विपक्ष का बिल्कुल तो बात सही है कि अगर गैस में कुछ कमी, रसोई गैस में कुछ कमी होती, कुछ स्कूलों की फीस, एजुकेशन सबसे महंगी है, इनकम टैक्स की, उसमें कुछ और बढ़ावा होता, या पेट्रोल में कुछ कमी की जाती, जो कि पूरे वर्ल्ड टैक्स है भाई साहब, एक एक करके। जी बिल्कुल, बैरल रेट कम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अभी पेट्रोल वही है। जो मुझे लगता है चुनाव से ठीक पहले, चुनाव की घोषणा से ठीक पहले कैबिनेट की बैठक बुला के मुझे लगता है कि पेट्रोल के दाम जरूर कुछ कम किए जाएंगे और गैस के दाम भी कम किए जाएंगे। मुझे ऐसा मानना है, मतलब मेरा ऐसा लगता है कि सरकार अभी तो जपेंद्र जी बता सकते हैं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। जपेंद्र जी क्लियर कर सकते हैं इसे।
महिलाओं की रसोई पे डाका डालने का काम इससे बड़ा कोई नहीं कर सकता, इस सरकार से ज्यादा और कोई। बजट में, सेंट्रल के बजट में हेल्थ और एजुकेशन पर तो विशेष फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि 82 जब तक करोड़ हेल्थ लोगों और को एजुकेशन, यानी कि फ्री एजुकेशन को राशन लेकर देने अगर आप के सीरियस ठीक है, नहीं है देश के अंदर तो कुछ नहीं हो सकता। राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, मनोज ध्यानी जी का रुख कर लेते हैं एक बार, इसके बाद जपेन जी आपका रुख करेंगे। मनोज ध्यानी जी, देखा जाए जैसा कि कहा गया 7 लाख में कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, तो इस बारे में भी मुझे लगता है सोचने की जरूरत है कि जिसकी 7 लाख की इनकम ही नहीं है, वो उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? देखिए, टैक्स स्ट्रक्चर पे कोई चेंजेस नहीं आए हैं। जो पहले पूर्ववर्ती हैं वही वर्तमान वित्त मंत्री जी ने उन्हीं को रखा है। टैक्सेशन के सेगमेंट में 25,000 रुपए तक जो रेमिशन है 2009 और 10 तक, और 2010-11 का जो 10,000 रुपए का है, उसको एक तरीके से माफ कर दिया गया है, और उसको सरकार मांगेगी नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ये इस दृष्टि से, क्योंकि कई साथी मैं सुन रहा था वो कह रहे थे लोक लुभावन नहीं है, बहुत सारी लोक लुभावन की चीजें यहाँ पर हैं, लेकिन अगेन दिक्कत ये आ रही है कि जो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि पिछले कार्यकाल, आदरणीय मोदी जी का जो पिछला कार्यकाल था, उसमें 2018-19 का अगर आप बजट देखेंगे, उसमें कहा गया था कि रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए $100 बिलियन खर्च करेगी नेक्स्ट 5 इयर्स में। तब मैंने इसी तरह डिबेट में आकर पूछा था कि उस हिसाब से एवरेज बनता है कि $20 बिलियन पर ईयर का प्रोविजन जो है सरकार करे प्रति 5 वर्ष। और अब हम नए क्षेत्र में हैं, और इस समय रेलवे के मॉडर्नाइजेशन और 40,000 रेलवे बोगीज को वंदे भारत में कन्वर्ट करना, और एक रेलवे कॉरिडोर और नए तरीके की बात की जा रही है। क्या मैं ये पूछना चाहूंगा रेलवे के 3 कॉरिडोर के प्रवक्ता से बजट में क्या $100 बिलियन लगे हैं पिछले दौर में रेलवेज में? अगर हुए हैं तो अगेन फिर हम उसी सेगमेंट पे क्यों काम कर रहे हैं, हम नए सेगमेंट पे क्यों नहीं आ रहे? एक बात जो मैं बात करना चाहता हूं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूनाइट, आवाज चली गई, अनम्यूट कर लीजिएगा जी। अधिवेशन भारत के प्रधानमंत्री ने अनेकों राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो वर्चुअल मीटिंग्स थी, उसमें ये कहा था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ खड़े हैं, और 2030 को जीरो एमिशन। आवाज नहीं मिल पा रही है मनोज ध्यानी जी। जो बायोगैस है, नेचुरल गैस है या पाइप नेचुरल गैस है, और जीरो एमिशन नॉर्म्स की बात है, वो नेट जीरो एमिशन को 2030 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। यानी अभी 2030 हमारे से 6 साल दूर है, और 40 साल और ज्यादा यानी 46 साल दूर कर दिया। आज पृथ्वी पे जिस तरीके का संकट है, आप वो दृष्टि है ही नहीं कि आप पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, पृथ्वी के प्रति कुछ सोच को रखे हुए हैं। और सारा का सारा अगर है, आप देखिए मिनरल कॉरिडोर्स की बात हो रही है, जितने भी कॉरिडोर्स की बात है, वो पृथ्वी के जो रिसोर्सेज हैं उन पे और ज्यादा दबाव डालने की बात हो रही है। मैं जरूर इस बात से ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं है इस बजट में, है उत्तराखंड के लिए, लेकिन उत्तराखंड सरकार उसको कैसे करेगी, जनता के लिए नहीं है। कैसे कि ये कहा गया है कि टूरिज्म सेक्टर में प्रत्येक जो राज्य है उसको इंटरेस्ट फ्री लोन्स केंद्र देगा। तो यानी राज्य को तो पैसा मिलेगा, लेकिन क्या राज्य के नागरिकों को मिलेगा ये पैसा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा? तो अब उत्तराखंड को ये कैसे बेनिफिट करेगा? हाउ उत्तराखंड की गवर्नमेंट या उसके नौकरशाह वास्तव में उत्तराखंड के लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाएंगे, ये देखने वाली बातें होंगी। बिल्कुल जपिन जी, अगर इस बात को थोड़ा सा आप अगर सुन रहे होंगे तो इस बात का जवाब आपसे लेना चाहेंगे। मनोज ध्यानी जी ने जो बातें कही, उत्तराखंड को मिलता है, उत्तराखंड के नागरिकों को नहीं मिलता, वो प्रशासनिक और शासन के खर्चों में ही निकल जाता है। वो अगर जनता की जेब में डायरेक्ट जाए तो जनता उसका कुछ लाभ प्राप्त करे।
इसी तरीके से एक बात और जरूर मैं रखना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र में अगर आप देखें तो कृषि क्षेत्र में सरकार कहां से बात कर रही है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जब किसान बीज बो देगा उसके बाद से उसके बाद का जो मैनेजमेंट सिस्टम है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, उस पर सरकार ने केंद्रित किया गया। किसान की लड़ाई शुरू हो जाती है जमीन के शुरुआती दौर से, कैसे बीज उसे मिलेंगे, किस तरीके से वो अपने जोते और किस तरीके के फसलों को लगाए। तो अकेले बोने के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे सरकार अपना रोल अदा करना चाहती है, लेकिन उससे पहले उसका जो हैंड होल्ड करेगा किसान का वो कैसे होगा उस पर कोई बात नहीं कही गई है। तो बहुत चीजें हैं जो समझने की कोशिश। उत्तराखंड राज्य को तो फायदा मिलेगा, लेकिन उस राज्य में रहने वाले लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाएगा? आप भविष्य में रखें ताकि जपेन जी हम भी तैयार हो गए हैं और सभी तैयार हो गए हैं और तब इस पर बेहतर ढंग से नजर डाली जा सके। जी जपेन जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। उत्तराखंड राज्य के लिए तो बजट में है, लेकिन उत्तराखंड की जनता को कैसे लाभ मिल पाएगा? देखिए, अभी उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्टर समिट हुआ और उस इन्वेस्टर समिट में सभी चीजें साफ हो गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हॉस्पिटैलिटीज को लेके, मिनी स्केल इंडस्ट्री को लेके और जो डेवलपमेंट के और बाकी सेक्टर्स हैं उन सबको लेके एक बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट स्टेट के अंदर आया। उसमें केंद्र का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब उसकी ग्राउंडिंग के लिए और मॉनिटरिंग के लिए निश्चित तौर पर सरकार ने एक सिस्टम बनाया है और आने वाले 2 वर्षों के अंदर हमें ये सब नजर आ जाएगा कि मैक्सिमम ग्राउंडिंग हो। हमारा मानना यह है कि 100% ग्राउंडिंग हो, लेकिन अगर 80% भी ग्राउंडिंग में हम कामयाब हो जाते हैं, उत्तराखंड की दिशा और दशा दोनों ही बदलने के लिए ये इन्वेस्टमेंट काफी है। और जो उत्तराखंड के इसका सबसे सुखद पहलू ये है, जो उत्तराखंड को लेकर एक भरोसा जगा है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा रोल है। तो डेफिनेटली उत्तराखंड को लेकर तो हमें संशय नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ मॉनिटरिंग और उसकी ग्राउंडिंग के ऊपर फोकस जो करना चाहिए उस पर सरकार कर रही है और उसके लिए एक सिस्टम डेवलप कर दिया गया है, सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप कर दिया है। इन्वेस्टर जिस भरोसे से आए हैं उसी भरोसे से वो इन्वेस्टमेंट करें और वो कामयाबी की तरफ स्टेट को भी बढ़ाएं और खुद भी उसका बेनिफिट लें। तो वहां कोई संशय नहीं है, उत्तराखंड का डेफिनेटली जो फ्यूचर है वो ब्राइट है और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। चलिए, साथ ही एक मनोज ध्यानी जी ने एक बात और कही कि जो रेलवे को लेकर जिसे नीति में जो पिछले बजट में था वही इस बजट में, उसी नीति में सिर्फ एक ही नीति में काम करने की जरूरत क्या है? एक नई योजना, एक नई स्कीम के साथ सामने आना चाहिए, ये भी सवाल उठाया। रेलवे के डेवलपमेंट को लेके और क्योंकि 3 कॉरिडोर रेलवे के इसमें शामिल हैं इस बजट में। जी जी, रेलवे का जो कनेक्टिविटी देश में बढ़ाने के लिए और उसमें ग्रीन कॉरिडोर्स में इसे सुगम कैसे बनाया जाए और नियम कायदे कानूनों को थोड़ा सा सरल बनाकर इस कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो रेल कनेक्टिविटी है उसमें डेफिनेटली उसका बजट भी बढ़ाया गया है और वो जनता के अनुरूप हो, कनेक्टिविटी बढ़े और बॉर्डर एरियाज में डेफिनेटली, जैसे अब कर्णप्रयाग में अब हमारा रेलवे ट्रैक स्टार्ट होने जा रहा है, रेलवे स्टेशन स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बाद जो बॉर्डर एरिया की तरफ जो हमारे ट्रैक्स बढ़ने हैं, इसी तरह देश के अन्य राज्यों में यहाँ हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो डेफिनेटली उस कनेक्टिविटी में एक बहुत बड़ा जो एक बदलाव हमें देखने को मिल भी रहा है और आने वाले वर्षों में मिलेगा। तो वहां सब लोग हम संतुष्ट होंगे और सभी को जवाब मिल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो इन कनेक्टिविटी को लेके, ट्रांसपोर्टेशन को लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो काम हो रहे हैं, निश्चित तौर पर आज भी उन्हें लोग सराह रहे हैं, जनता सराह रही है और आने वाले समय में भी इसे सराहा है। चलिए, इस बजट और इस बजट के साथ साथ जिस इन्वेस्टर्स समिति का जिक्र कर रहे थे, आम आदमी की प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, आपसे राजू मौर्य हैं। राजू जी, तो क्या लगता है दशा और दिशा में बदलाव देखने को मिलेगा?
राज्य को तो फायदा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन राज्य में रहने वाली जब आम जनता को फायदा मिले तो असल मायने में वो फायदे के नजरिए से देखा जाता है। ये बहुत सारी योजनाएं आती हैं और बहुत सारी योजनाएं धरातल पर उतर नहीं पाती, उसका फायदा आम आदमी को नहीं मिल पाता है। अगर सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का फायदा सही प्रकार से लोगों तक पहुंचे, सही प्रकार से लोगों को मिले, तो निश्चित तौर पर उन योजनाओं का सही मायने में उसका कोई मतलब है। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। रेडी पटरी वालों को कहते हैं कि 10,000 रुपए का लोन देती है। आप जाइए, आपको बिना गारंटी, बिना किसी पेपर वर्क ज्यादा आपको आधार ले जाना है और आपको रेडी पटरी वालों को 10,000 रुपए का लोन मिलेगा। पेट्रोल पंप पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। और आप किसी से पूछ के देखिए, एक रेडी पटरी वाला अगर बैंक जाएगा तो वो उसको इतना घुमा देते हैं, इतने चक्कर लगवा देते हैं, उसे 10,000 रुपए का लोन नहीं देते। तो कहने में और करने में, यानी योजनाएं बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करवाने में बहुत जमीन आसमान का फर्क नजर आता है, जो जनता के लिए मिलती है। सरकार कुछ ऐसी योजनाएं बनाती है जो सरकार को क्रियान्वित करनी होती है, चाहे वो इन्वेस्टर समिट हो, चाहे वो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको लैंड अलॉट होनी है, उनको फैसिलिटीज देनी है, वो सब तो एक कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन जब बात आती है आम आदमी को मिलने की, जब बात आती है आम आदमी की राहत की, तो उसको केवल लॉलीपॉप मिलता है, उसको चुनावी वादे मिलते हैं, चुनावी शोर मिलते हैं, लेकिन असल में उसकी जेब हमेशा काटी जाती है, उसकी जेब पर हमेशा बोझ बढ़ता आ जाता है। आप आज तक, मैंने तो इतने साल हो गए, लेकिन हर बजट के बाद लोगों की जेब पर बोझ बढ़ते ही देखा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोगों की जेब पर राहत मिली हो। चलिए, लेकिन ये 2019 के बाद ये 2024 के बीच कोई अंतर नजर नहीं आया। मंजू जी आपको, हालांकि जपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आते हैं जपिन जी। मंजू जी, कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है इस दौरान? बदलाव आप देख तो रहे हैं, रोजगार छीना जा रहा है, सरकारी संस्थाएं बेच दी जा रही हैं, और क्या पकौड़ा तलना और इसको रोजगार, भीख मांगने को रोजगार में ये लोग शामिल कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार होते हैं, मोदी जी कह रहे थे डबल इंजन की सरकार। भाई अब डबल इंजन सरकार है, ये वही वाली बात है ना कि ये लोग कहते कुछ है, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जनमानस के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जो है अभी जैसे भाई ने कहा, आम आदमी के प्रवक्ता ने कहा कि जो है हर बजट के बाद जेब भारी होती ही नजर आ रही है, हल्की होती नजर नहीं आ रही है। तो ये हालत है और इनकी कथनी और करनी में अंतर। जपेन जी, क्यों जेब भारी होती जा रही है भाई? कोई बदलाव विपक्ष को नजर नहीं आ रहा है। फाइनल कमेंट वरिष्ठ पत्रकार जी ये हैं, फाइनल कमेंट आपका लेंगे जी। जपिन जी, बहुत कम शब्दों में। मेरा जपिन जी जी जी, आपका ही नाम है शायद। 2014 से पहले निश्चित तौर पर जनता की सभी योजनाएं फाइलों में दम तोड़ देती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन योजनाओं को धरातल पर उतार के जनता के द्वार तक पहुंचाने में केंद्रीय योजनाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा। चलिए, लेकिन इसके बावजूद भी जनता की जेब भारी होती जा रही है, विपक्ष का ये मानना है। फाइनल कमेंट गिरधर शर्मा जी का ले लेते हैं। जपिन जी, समय कम है चूंकि। गिरधर शर्मा जी, क्या 2024 की राह आसान होगी क्या, ये जो बजट सामने आया है इस लिहाज से अगर देखा जाए? देखिए, मैं बजट और 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है, जी जी, वो तो खैर इनकी सारी योजनाएं जो हैं दूरदृष्टि से ही रखी गई हैं, लंबे समय के लिए 47 तक की, जैसे आप बता रही हैं। वो हर योजना के लिए लगभग, चाहे किसी भी योजना हो, वो उसको आकार वही होता है, उसकी लंबाई वही होती है कि वो दूर तक जाए। लेकिन मैं इस जो ये अंतरिम बजट आया है, इसके लिए मैं जरूर लबदुआब ये कहना चाहूंगा आपके समय समाप्त होने से पहले, कि हम पूरे वर्ष जो बीजेपी का जो दिखावा है या कहना है, या वो जो बजट शो कर रहा है, वो ये कर रहा है कि हम पूरे वर्ष काम करते हैं, इसलिए हम लोक लुभावन बजट हम नहीं दे रहे हैं, हम पूरे वर्ष काम करते हैं, पूरे वर्ष काम करते रहेंगे। और उन्होंने कहा भी है कि हम फाइनल बजट हम ही पेश करेंगे अगली बार। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा है। तो ये उनका बजट का जो बजट का लंबी लंबी बातें करना बहुत आता है, लब्बलुआब यही कहते हैं। दूसरा, चलिए, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो ये प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि 2047 का लक्ष्य रखा गया है विकसित भारत बनाने का और इकोनॉमी का लिहाज से भी इसे मजबूती देने का, लेकिन विपक्ष की अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि ये आम जनमानस के हित में नहीं है, उत्तराखंड के हित में नहीं है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।